नमस्कार, मैं राजकमल देशपांडे। राज मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य को जानने की चाह हम सब में होती है। चलिए जानते हैं क्या होगा भविष्य में महाराष्ट्र में और देश में। हमारे साथ है विश्वविख्यात ज्योतिषी राजकुमार शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में क्या होगा। बिहार के इलेक्शन के बारे में खमंग चर्चाएं हो रही हैं पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में भी। तो क्या लगता है, आप अभी भी नीतीश कुमार को जिता रहे हैं? देखिए, यहाँ तक नीतीश कुमार की कुंडली का प्रश्न है तो नीतीश कुमार की कुंडली में इस वक्त राहु की महादशा चल रही है। अच्छा। राहु पराक्रम का ग्रह माना जाता है और राहु की बात करें तो 2004 में जब मनमोहन सिंह पंत प्रधान बने तो किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में ज़्यादातर पंत प्रधान जितने भी बने हैं उनकी राहु की महादशा लगी होती थी जब वो पंत प्रधान बने हैं। अच्छा। हाँ, और कहाँ यहाँ तक नीतीश कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हैं, वहाँ पे लालू की कुंडली का अध्ययन करते हैं, उनके साथ में कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन करते हैं। पहले तो मीडिया के सर्वेज ने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, मगर 8 महीने के मेरे फुटेज आप देखोगे तो मैं तो बीजेपी को 50-60 सीटें ही दिलवाता था, मगर कहीं ना कहीं कुछ मीडिया हाउसेज 160-150 देने लग गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बट आई हैव बीन स्टिकिंग टू माय वन प्रेडिक्शन विच यू जस्ट नाउ टोल्ड मी कि आप अभी भी मैं अपनी पुरानी प्रेडिक्शन को दोहराता हूँ कि नीतीश कुमार के राहु की बात करें, लालू जी की कुंडली की बात करें, सोनिया जी के बुध की और चंद्रमा की अगर प्लेसमेंट की बात करें तो ये बात साफ ग्रहों के माध्यम से सामने नजर आती है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन, वहाँ पे उसका नाम है महागठबंधन, वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में कामयाब होंगे और कहीं ना कहीं बिहार की गद्दी पर एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, चलिए अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में फिलहाल एसीबी जो है वो अजीत पवार की जांच कर रही है। तो क्या लगता है अजीत पवार की कुंडली को देखते हुए कि अजीत पवार को जेल हो सकती है या उनको राहत मिलेगी? देखिए, दादा की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी क्लोजली बड़े बड़े महाराष्ट्र के नेता और राष्ट्र के नेताओं की कुंडलियों का अध्ययन करके, विश्लेषण करके दर्शकों तक पहुंचाता आया हूं। पहले भी जब सिंचन घोटाले की बात हुई थी तो दादा, हमने बोला था कि ये उप मुख्यमंत्री का पद छोड़कर वापस आएंगे और श्वेत पत्र में अपना नाम उन्होंने क्लियर किया था और वो वापस आए थे। दादा की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 25 जुलाई 1977, 25 जुलाई का उनका जन्म है। और थोड़ी सी यहाँ पे चिंता की बात यह है कि उनकी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में इस वक्त साढ़े सती चल रही है। वृश्चिक राशि में इस वक्त शनि बैठा हुआ है। मंगल की राशि में शनि जब भी बैठता है तो मानसिक परेशानियां देता है, उथल पुथल करवाता है, उलट पुलट करवाता है और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। अगर हम अच्छी तरह से इसको, दर्शकों को याद होगा कि एक ज़माने में जब दादा के ऊपर पहले भी सीबीआई की इंक्वायरी हुई, ये सब समस्याएं खड़ी हुई, तब भी वो आराम से साफ क्लीन निकल गए थे। आज की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो दादा की कुंडली में केतु की अंतर महादशा चल रही है। एक तो केतु राक्षस होता है, ऊपर से उनकी कुंडली में शनि की साढ़े सती चल रही है। तीसरा, शनि के साथ 15 नवंबर से सूर्य आ जाएगा। जब भी शनि की राशि में सूर्य और वृश्चिक राशि में शनि और सूर्य इकट्ठे हो जाएंगे। जब भी किसी भी राशि में शनि और सूर्य इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं वातावरण जो है वो नकारात्मक हो जाता है, माहौल खराब हो जाता है और चिंताएं जो हैं और बढ़ जाती हैं। इसलिए कम से कम 3 से 3.5 महीने अजीत पवार की कुंडली को जब अच्छी तरह से खंगालते हैं तो 3 से 3.5 महीने उनकी कुंडली में अभी चिंताजनक है। जेल होने के योग मुझे कुंडली में दिखाई नहीं देते हैं। पहले भी मैं ये 3 साल पहले भी ये विषय के ऊपर बहुत गहन चर्चा की थी। हाँ, यहाँ पर क्योंकि 15 तारीख से
शनि और सूर्य आपकी राशि में इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए एक कष्ट निवारण पूजा और नवग्रह पूजा या अपने कुलदेव की पूजा कर लेनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी विरोधी भी आपके पीछे लग जाते हैं। मेरा उनसे परिचय नहीं है, मगर तब भी इस वक्त ग्रह दशा जो है वो अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मगर 3.5 से 4 महीने अगर निकल जाते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च में हो सकता है कि अजीत पवार जो है एक बार वापिस, जैसे श्वेत पत्र में अपना नाम उन्होंने क्लियर करवाया था, उनके अपनी ईमानदारी की वजह से, वैसे ही उनका कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो क्लियर हो सकता है। मगर 3-4 महीने जो है, इन 3-4 महीनों में कुछ भी हो सकता है। और इन कुछ भी हो सकता में सबसे बड़ी भूमिका केतु भी निभा सकता है। केतु जो है वो आप राक्षस है। शनि आपकी राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। सूर्य उसके साथ में बैठा हुआ कहीं ना कहीं कुछ वातावरण को दूषित करता है। सो अपनी सेहत का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी 3 से 4 महीने अच्छे नहीं हैं। और भुजबल और तटकरे के लिए देखिए, सुनील तटकरे की हम कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे विष योग का निर्माण हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बड़े भाई का घर, पिता का घर, चाचा का घर बहुत मजबूत है। अच्छा। 12 घर होते हैं एक कुंडली में और 9 ग्रह उसमें बैठे होते हैं। और 1 नंबर से लेकर, लगन से लेकर 12वें घर तक शरीर स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, बच्चों का स्थान होता है, पत्नी का स्थान होता है, चाचा का स्थान होता है, साली का स्थान होता है, ससुर का स्थान। ये ग्रहों में 12 घरों में अलग अलग अपने रिश्तेदारों के भी स्थान होते हैं। तो अजीत पवार की कुंडली में जो चाचा का स्थान है, जो उनके चाचा हैं शरद पवार, तटकरे की कुंडली, आई एम कमिंग टू दैट। इसलिए अजीत पवार जो हैं उनकी चाचा की अगर उनकी कुंडली में चाचा का स्थान देखें तो बहुत मजबूत है। अच्छा। मगर कंपैरेटिवली अगर सुनील तटकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु और बुध का विष योग बना हुआ है। आई एम कंपेयरिंग दिस हॉरोस्कोप। तो अजीत पवार जो है वो साफ निकलते दिखाई देते हैं, पर 3-4 महीनों की चिंता है। मगर सुनील तटकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनको इसके ऊपर विशेष चिंतन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको और चिंताएं और समस्याएं बढ़ सकती हैं, उनकी और समस्याएं बढ़ सकती हैं। और चाहे वो किरीट सोमैया हो, चाहे वो अंजनी दमानिया हो, जो भी आज के दिन टेलीविज़न के माध्यम से चल रहा है वो ग्रहों के माध्यम से ही चलता है। ये ज्योतिष शास्त्र में मैंने पिछले 25 सालों में आपके सामने कई भविष्यवाणियाँ की जो सत्य हुई। और तटकरे की कुंडली में डेफिनेटली अगले 6 से 8 महीने बहुत ख़राब हैं। अगर हम बोलें कि जेल जाने की बात करें तो जेल भी जाने के योग बन सकते हैं। सिमिलरली छगन भुजबल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंडली भी हम राजमंत्र के माध्यम से दर्शकों को बहुत बार बता चुके हैं। 15 अप्रैल 1947 उनका जन्मदिन है और बुध में इस वक्त उनकी शनि की महादशा चल रही है। तो कहीं ना कहीं शनि मंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो सुनील तटकरे और छगन भुजबल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 1 साल उनके लिए गहन चिंता का है। उनको हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। हो सके तो अपने काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी सजग करना चाहिए। उनकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं, मगर अजीत पवार की कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देती है। ऑन द होल 1 साल के लिए सुनील तटकरे और छगन भुजबल को चिंतन करना पड़ेगा और ये परेशानियां जो हैं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए इनको भी कम से कम राहु का एक यज्ञ, शनि महात्म्य और नवग्रह की और अपने कुल देव की एक पूजा करवानी चाहिए, हवन करवाना चाहिए, जिससे इनकी समस्याएं कम हो। कहते हैं कि दवा काम आए ना आए, दुआ जरूर काम आती है। सही बात है। इसलिए दुआ में बहुत असर होता है। और आगे बढ़कर राजे महाराजाओं को ही तो चिंताएं आई हैं। बहुत बड़े बड़े लोग देखो, श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 में उनको भी जेल यात्रा करनी पड़ी। अगर हम नरसिम्हा राव की बात करें, उनको भी जेल यात्रा करनी पड़ी। यानी ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हैं।
क्योंकि शनि न्यायाधीश है, शनि चीफ जस्टिस, इसलिए मैं शनिवार को ये कार्यक्रम करता हूँ। शनि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा है वह उसी तरह माना ग्रहों में माना गया है। आपके पापों के फल आपको भुगतने पड़ते हैं, आपके पुण्यों के फल आपको वरदान के तौर पे वो देता है, इसलिए वो एक दंडाधिकारी माना गया है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने से, सुंदरकांड करने से उसकी जो क्रूरता है वो कम हो जाती है। पंडित जी, कल्याण डोंबिवली इलेक्शन की बात करें तो भाजपा और शिवसेना की जो युति है वो टूट चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब आप अकेले खड़े होते हैं तो आप अकेले ही हैं। हाँ। कहते हैं ना कि मरुस्थल में एक पेड़, उसकी कोई छाया नहीं होती, और जब आप 2 होते हैं तो 11 माने जाते हैं। एक अकेला 2 11, ये मुहावरा भी है, इडियम है ये। हाँ। तो एक अकेला 2 11, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जब युति तोड़ी, यानी जब ये एमएलए के विधानसभा के इलेक्शन थे तभी उन्होंने युति तोड़ दी अपनी। हाँ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी को बढ़त मिली वहाँ पे, नहीं तो कम से कम 100 से 90 से 100 सीट्स तो शिवसेना को मिल सकती थी। तो सिमिलरली वहाँ पर एनसीपी की और कांग्रेस की भी युति टूट गई है, वहाँ पे वो भी नहीं है, समझे आप। तो इन दोनों के टूटने से वोटर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। मगर आज तक कोंकण में और दक्षिण भारत में, दक्षिण मुंबई में, अगर हम दक्षिण की तरफ चले जाएं, यानी थाना, कल्याण, डोंबिवली, ये दक्षिण की तरफ हम जाते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं शिवसेना को इसका लाभ मिलता है, शिवसेना को। हाँ, उद्धव ठाकरे की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं और राव साहब दानवे जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का, शरद पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो साथ में राधा कृष्ण विखे पाटिल और अशोक चौहान की कुंडली का, और वहाँ पे दिग्गज नेता शिवसेना के जो आज तक आनंद दिघे के शिष्य एकनाथ शिंदे, ये वहाँ पे उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है, उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को बाहरी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाबी मिलेगी। बाकी असर तो होता ही है, आप अकेले लड़ते हैं तो उसका असर अलग होता है, आप 2 जन लड़ते हो तो उसका वो मजबूती होती ही होती है। मगर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे और बाला साहब के पूर्व मित्र शरद पवार, मुझे अगले आने वाले कल्याण डोंबिवली इलेक्शन में कहीं ना कहीं शिवसेना के सपोर्ट में आते हुए इलेक्शन के बाद दिखाई देते हैं। तो ये एक समीकरण जो बदलेगा, जो लोग मेरे साथ में अभी तक सहमत नहीं हैं और बिहार के इलेक्शन में भी सहमत नहीं थे, मगर अब जब सर्वे आ रहा है तो लोग मुझे कई बधाई भी देते हैं। जो होगा वो तो सामने आ जाएगा। हाँ, मगर कल्याण डोंबिवली में मैं शिवसेना को बढ़त पाते हुए देख रहा हूँ, और कुछ सीटें अगर रह जाती हैं तो राज ठाकरे और एनसीपी के लोग आगे आकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शपथ और उनकी जो कुंडली है, यानी जब भारतीय जनता पार्टी बनी और शिवसेना की जब बाला साहब ने शिवसेना बनाई, उन दोनों कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें आगे आने वाले दिनों में भी रास्ते जो हैं वो अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, बिहार के इलेक्शन के बाद समीकरण बहुत बदल जाएंगे, एक बात ध्यान रखना। और दर्शकों को एक बात यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ राजकमल, कि 15 से 16 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में सूर्य और शनि इकट्ठे होंगे, उसके ऊपर एक विशेष कार्यक्रम हम करेंगे, जो कि ये युति जब भी आई है देश के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के नायकों के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है, हमेशा कोई ना कोई समस्याएं खड़ी हुई हैं, इसके ऊपर भी एक चर्चा करेंगे। पर फिलहाल कल्याण डोंबिवली में शिवसेना और बिहार में नीतीश कुमार एंड महागठबंधन, इसकी भविष्यवाणी के साथ मैं अभी भी स्टिक हूँ और आई एम स्टिल सीइंग
these both parties will make their government in respected areas. ओके पंडित जी, दाल की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सब लोग चिंता में है, तो आने वाले समय में दाल के जो ये दर हैं वो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे या कम होने वाले हैं? देखिए, दाल हो, कांदा हो या महंगाई हो? कुकिंग ऑयल हो, ये बहुत ही गहन समस्या है हमारे देश के लिए। राजकमल जी, आप ये सोचिए कि एक गरीब आदमी जो 200 रुपये रोज कमाता है, हाँ वो 150 रुपये किलो दाल, 60 रुपये 40 रुपये किलो आटा, 100 रुपये किलो कुकिंग ऑयल, हो कैसे उसका गुजारा होगा? हम अच्छे दिनों की अपेक्षा कर रहे थे। यहाँ पर दाल एक ज़माने में एक गवर्नमेंट को गिराया था कांदे ने। हाँ, यहाँ पर दाल की बात करें तो दाल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनती जा रही है। बारिश नहीं हुई, ये बात मानते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो जमाखोर हैं, हाँ, जो दाल के गोडाउन भर के रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, इस बार तो बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार ने बहुत लोगों को पकड़ा भी है। 250 टन दाल पकड़ी गई है। कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा असर जो है भाव में आएगा, मगर 15 नवंबर के बाद दाल के भाव कम होंगे तो पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि पेट्रोल के भाव भी बढ़ गए हैं, अभी डीजल के 90 पैसे भाव बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई का विशियस सर्कल जो है अगले 1 साल तक बढ़ता जाएगा, कम होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्योंकि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। ग्रह दशा में जो लिखा हुआ है वो सामने दिखाई देता है कि ये नायकों को, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, अरुण जेटली हैं, कहीं ना कहीं जनता का रोष जो है वो सहना पड़ेगा। जी पंडित जी, अमेरिका जो है वो अब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रही है, तो क्या लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान जो है वो अपना भारत की ओर जो रवैया है कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अमेरिका के इतना डांट पिलाने के बाद भी नवाज शरीफ और पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ा। वो हर बार सोचते हैं, हम हर बार हाथ बढ़ाते हैं, वो हर बार हमारा हाथ काटते हैं। इसलिए अगर आप ये बोलो कि 14 अगस्त 1947 की कुंडली पाकिस्तान की जब हम बनाते हैं कि उनका रवैया हिंदुस्तान की तरफ नरम होगा या वो बात करके अपनी बात के ऊपर असर करेंगे, यानी वादों को टालेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं दिखता है। 2022 के बाद मैं बहुत बार प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, 2022 के बाद पाकिस्तान की हालात जो हैं और ख़राब होंगे। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान टूटने की कगार पर आ जाएगा। आज भी अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखें तो बहुत अच्छे नहीं हैं, मगर तब भी वो हमको आंख दिखाते रहते हैं। वेयरएज इंडिया इज़ मच मोर पावरफुल, हम लोग बहुत पावरफुल हैं, पर पड़ोसी से हमारा हाथ मिलाना हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हम हाथ मिलाकर, गले मिलाकर चलना चाहते हैं, मगर वो गला काटना चाहते हैं, हाथ काटना चाहते हैं, जिससे आगे बात बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। मगर पाकिस्तान की कुंडली की बात करें, नवाज शरीफ की कुंडली की बात करें, जरदारी की कुंडली की बात करें, गिलानी की कुंडली, परवेज़ मुशर्रफ की कुंडली की बात करें, आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत बदलाव आएंगे। जो सिंध है या जो अफ़गानिस्तान के साथ में लगता हुआ इलाका है, वो अफ़गानिस्तान शायद कैप्चर कर जाएगा। पाकिस्तान के पास बहुत थोड़ा इलाका रह जाएगा। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आप ये भी बता देता हूँ कि कश्मीर का मुद्दा 2022 में सुलझ सकता है। हो सकता है पाकिस्तान में जो एजिटेशन पिछले 1.5 महीने पहले हुई, पाकिस्तान में जो कश्मीर है, उन लोगों ने एजिटेशन की कि हम इंडिया में जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हालात इतने बहुत बुरे हैं, ना तो लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है, लोगों की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश में आना चाहते हैं। तो अपने आप जो है
अंतर्राष्ट्रीय दबाव में और लोगों में एक ऐसा सामंजस्य पैदा हो कि वो हमारे साथ आ जाएं, समझे ना। और ये टूटता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान को। बाहरी कोशिश कब तक अमेरिका जो है वो उनको सपोर्ट करेगा। हाँ, सही। अमेरिका ने भी अब आंख दिखाई। हाँ। आपने देखा होगा परसों कि आपको वहाँ पे जो आतंकवाद पनप रहा है, चाहे वो लखवी है, चाहे वो दूसरे कुछ लश्कर तोयबा है, उनको आपको हटाना पड़ेगा, उनको ख़त्म करना पड़ेगा, समझे ना। वादा तो करके आ गए मगर उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि आज के दिन आईएसआई तो वही चला रहे हैं। वहाँ के आतंकी संगठन ही आईएसआई चला रहे हैं वहाँ के। तो समस्याएं जो हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं देती पाकिस्तान के साथ। ये जो दोफाड़ है ये बढ़ता रहेगा, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ती रहेगी और वहाँ पर उग्रवाद पनपता रहेगा। पंडित जी, अब बढ़ते शेयर मार्केट की तरफ। अपने पास 3 मिनट है और क्या कहेंगे, शेयर मार्केट कैसा होगा, और अपने प्रेक्षकों के लिए कुछ टिप्स देंगे कि कौन सी स्क्रिप्ट में जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि हमारी हर हफ्ते की शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन जो है वो सही होती हुई दिखाई दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर हम कल की बात करें तो 25,500 के ऊपर चला गया था, 25,700 तक चला गया था। हाँ सॉरी 27,600 तक चला गया था। 27,000 और अब आने वाले दिनों में ये 28,000 भी पार कर सकता है। 27,600 तक गया था, 28,000 भी पार कर सकता है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 8,400 पार कर सकता है। ये जितने भी जो चैनल्स हैं दूसरे, हाँ, जो अर्थशास्त्र के चैनल हैं, उन पे बोलते थे कि ये 22,000 छू जाएगा, 23,000 नहीं, मगर हमारा ही एक शो था राजमंत्र जिसमें हम बुलिश थे और आज भी मैं 28,000 को पार करते हुए देखता हूँ, निफ्टी को 8,400 से पार करते हुए देखता हूँ। नीचे का स्तर बीएससी का जो है वो डेफिनेटली 26,800 का है, निफ्टी का नीचे का स्तर 8,170 का है। और अगर हम सोने की बात करें, सोना हमने 27,800 की प्रेडिक्शन पिछले बार की थी, हाँ, और हो गया। मगर कल कुछ 2 दिनों से सोना नरम हुआ है, मगर दिसंबर 2015 तक सोना बढ़ेगा, 30,000 भी हो सकता है। नीचे का स्तर जो सोने का है वो 26,500 है, ऊपर का स्तर फिर 27,500 10 ग्राम का है। चांदी में मैं हमेशा बुलिश रहा हूँ। चांदी का नीचे का स्तर 35,500 का है, ऊपर का 40,000 का है। मैं हमेशा दर्शकों को ये बात कहते आया हूँ कि चांदी में निवेश करके बैठ जाएं, आपको हाँ, याद होगा, लॉन्ग टर्म के लिए। सिमिलरली मैं ऑयल में भी बोलते आया हूँ कि ऑयल 2,900-3,000 देखो तो ऑयल खरीद कर रख लो, आपको दिसंबर में ये $60 में मिलेगा। मतलब आपको पैसे कमाने के समय मिलेंगे। कुछ लोगों ने कमाए, कुछ लोगों ने थैंक यू भी किए, एसएमएस भी किए, ईमेल भी किए। मगर तेल में अभी जो इस वक्त का वातावरण है, तेल डेफिनेटली $40 आ सकता है नीचे पर बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और ऊपर का स्तर फिर मेरा $50 का है। और लंबी अवधि के लिए 1.5-2 महीने के लिए तो $60 का भी है, 2-2.5 महीने के लिए 30 दिसंबर तक। इसलिए तेल में बने रह सकते हैं। रुपया जिस तरह ऊपर नीचे चल रहा है, रुपया 60 से नीचे नहीं जाएगा, हम कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत ₹60 होगी। इससे नीचे 60-61 से नीचे नहीं जाएगा। इनफैक्ट मैं आगे आने वाले दिनों में रुपये को कमज़ोर देखता हूँ। अच्छा, मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा दी हुई भविष्यवाणियों के ऊपर आप अमल कर सकते हो, अपना दिमाग लड़ा सकते हो, एनालिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे कार्यक्रम को देखकर कोई लाभ या हानि आपको मिलती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ना कि मैं, ना कि जय महाराष्ट्र, ना कि राजमंत्र की टीम। डेफिनेटली वी विश यू ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। पंडित जी, अपने कार्यक्रम का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी। चलिए, तो राजमंत्र में आज हम यहीं रुकते हैं। मिलते हैं अगले शनिवार इसी वक्त और इसी चैनल पे। तब तक आप देखते रहिए जय महाराष्ट्र।